हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम अपने जीके जीएस की सीरीज को कर रहे थे, तो अपने इस सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आप में से जो भी बच्चा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो हमारे इस सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लाइन विद। तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की, जिसको कि डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 352। ठीक है, तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। अब देखो, एडिशनल में आप ये याद रखेंगे कि जो नेशनल इमरजेंसी है ना, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, ये अब तक ना टोटल 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, अब देखो 3 बार में ये कब कब लग चुका है, तो याद रखेंगे इस सन को आप 1962 में लगा है फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये लगा है 1971 में, और उसके बाद ये लगा है 1975 में। ठीक है, अब देखो, इसमें से या तो आपको तीनों ही रखना है, बट ये जो तीसरा है ना हमारा, मैं डिटेल में बता देती हूँ। जो हमारा थर्ड वाला लगा है ना, ये नेशनल इमरजेंसी, ये लगा है 25 जून 1975 को। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको ये एग्जैक्ट और प्रॉपर डेट याद रखना है, 25 जून 1975। हालांकि जो आपका जो पहला है और दूसरा, इसमें आप डेट याद भी नहीं रखते तो चलेगा। इस पहले और दूसरे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 1962 एंड 1971। ठीक है, तीसरे में मैं क्यों जोर डाल रही हूँ याद रखने के लिए, क्योंकि जो ये हमारा तीसरा हुआ था ना 25 जून 1975 को, ये हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पर, इसलिए आपको ये डेट याद रखनी है। ठीक है, अब एडिशनल में और क्या और कुछ रिलेट कर सकते हैं, तो देखो, एडिशनल में आप ये याद रखेंगे कि जब पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगा था ना, नेशनल इमरजेंसी, तो इस टाइम में हमारे प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो इमरजेंसी लगती है ना, इसकी जो घोषणा जो होती है, ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो आप याद रखेंगे, पहली नेशनल इमरजेंसी के समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और एक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। मैं यहाँ लिख दूँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी नहीं लगा है। क्या होता है कि कई बार ना एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि नेशनल इमरजेंसी, जैसे नेशनल इमरजेंसी तो 3 बार लगा है, तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगा है, तो ये एक बार भी नहीं लगा है। तो ये सारा आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज हिज न्यू बुक, द टाइटल, देखो इसका जो टाइटल वो क्या है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, तो ये जो बुक है हमारी, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो देखो, इसको रिलीज किया गया है दलाई लामा के द्वारा। ठीक है, ये जो बुक है ये दलाई लामा की बुक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, दलाई लामा ये है कौन? तो बेसिकली ना ये एक तिब्बती गुरु है। ठीक है, और ये हालांकि है तो तिब्बती गुरु, बट अब ये भारत में ही रहते हैं। और भारत में भी कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं हिमाचल के धर्मशाला में। ठीक है, बाकी आप ये बुक याद रखेंगे, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु स्टार्टेड दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही, इसको किसने स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली देखो, दीन ए इलाही क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है ईश्वर का धर्म। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ईश्वर का धर्म। अब देखो, बेसिकली दीन ए इलाही इसमें था क्या? तो ये एक तरह का ना आध्यात्मिक कार्यक्रम था, और इसको 1582 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब इस धर्म में क्या था कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, मतलब ये सारे ही लोग शामिल थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसके अलावा याद रखेंगे कि अकबर के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, कि अकबर ने ना एक सिक्के चलाए थे। ठीक है, और इस सिक्के के पीछे उसने लिखवाया था अल्लाहू अकबर। ठीक है, अल्लाहू अकबर, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो ये सिक्का चलाया गया था, इसके पीछे अल्लाहू अकबर, ये किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक है, और कुछ अगर इन्होंने कुछ बनाया है तो वो याद रख लेते हैं। देखो,
अकबर ने ना आगरा का किला बनवाया था, आगरा का किला, ठीक है, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है। आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, ये सब अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नॉन एज। देखो, जो हमारा इंडियन आइलैंड्स है जो कि अरेबियन सी के पास है, उसको किस नाम से जाना जाता है। देखो, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने देखा होगा, ये है हमारा इंडिया का मैप, ये यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी और यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहीं पे नीचे की साइड है लक्षद्वीप और यहाँ पर है हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया अरेबियन सी के साइड कौन सा आइलैंड है, तो देखो लक्षद्वीप है ना, आप मैप में देख सकते हैं। देखो, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर है ये लक्षद्वीप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जान लेते हैं। देखो, ये जो लक्षद्वीप है ना हमारा, ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल ना 36 आइलैंड्स है, आप ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 36 यहाँ पे आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर एक ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर एक आइलैंड है जो कि इसका नाम है पिट्टी आइलैंड। ये कहीं कहीं आपको पिट्टी दिखेगा और कहीं कहीं आपको ये पिटली भी दिखेगा, ठीक है। तो दोनों ही नाम करेक्ट है, पिट्टी दिखे या पिटली दिखे। तो ये एक ऐसा आइलैंड है लक्षद्वीप का जहाँ पर एक भी इंसान नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो लक्षद्वीप के जो आइलैंड है, यहाँ पे 3 मेन ग्रुप वाले आइलैंड भी हैं, इसके नाम भी थोड़े मिलते जुलते हैं। जो 3 मुख्य आइलैंड है यहाँ पे, ये याद रखेंगे। देखो, पहला है अमीनी द्वीप, यहाँ लिख दूं मैं, अमीनी द्वीप, ठीक है। दूसरा है लक्षद्वीप, जो कि इसका नाम ही है, ठीक है। और तीसरा है मिनिकॉय, यहाँ लिख दूं मिनिकॉय, ये देखो यहाँ पे दिख भी रहा है मिनिकॉय, ठीक है। तो ये 3 जो समूह में, ये तीनों भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल कंपाउंड CaOCl2, ठीक है, इज कॉमनली नॉन एज। देखो, CaOCl2 इसको किस नाम से, पहले तो मैं ये बता दूं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अब देखो, इसको कॉमनली और किस नेम से जाना जाता है, तो इसको बेसिकली जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ब्लीचिंग पाउडर के अलावा इसको एक नाम से और जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब देखो, 3 नाम याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर और तीसरा ऑक्सीक्लोराइड। ये तीनों ही नाम है इसके, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इन इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है जो कि विदाउट डेल्टा के है। तो देखो, विदाउट डेल्टा का लार्जेस्ट रिवर है ये हमारा नर्मदा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली नर्मदा नदी है कहाँ, तो देखो, ये MP में है, मध्य प्रदेश में। और इसका जो उद्गम स्थान है ना, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही ये निकलती है। फिर वहाँ से ये गुजरात की साइड होते हुए खंबात की खाड़ी में जाती है और खंबात की खाड़ी से ना ये सीधा यहाँ पे ये अरब की सागर में आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि MP की, मध्य प्रदेश की ये जो नदी है जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूरी इज यूनिट ऑफ डैश। देखो, क्यूरी किसका यूनिट है, 1 लाइनर में याद रखने वाला क्वेश्चन। तो क्यूरी जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, रेडियो धर्मिता भी बोलते हैं जिसको, तो क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द दूध सागर वाटरफॉल्स लोकेटेड। देखो, दूध सागर वाटरफॉल्स ये कहाँ लोकेटेड हो जाएगा, तो ये है हमारा गोवा में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। गोवा में है हमारा दूध सागर वाटरफॉल्स, ठीक है। अब देखो, गोवा में भी ना ये कहाँ पर है, ये है मांडवी नदी पर, ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूध सागर वाटरफॉल ये गोवा में मांडवी नदी पर है, ठीक है। और
जो दूध सागर वाटरफॉल है ना, ये इंडिया का सबसे लंबा वाटरफॉल है, ठीक है, सबसे लंबा वाटरफॉल कौन सा है ये है दूध सागर वाटरफॉल, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ना गोवा की बात हो रही है, तो थोड़ा सा ना गोवा से कुछ एडिशनल फैक्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखो गोवा, इसकी कैपिटल पणजी है ना, और इसकी जो लैंग्वेज हो जाएगी ना, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये बोली जाती है कोंकणी, ठीक है। ये भी हालांकि बहुत से लोगों को गोवा का जो लैंग्वेज है वो याद नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा नाम भी डिफरेंस है ना कोंकणी टाइप का, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखो जो गोवा है ना, वो इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे छोटा स्टेट है हमारा गोवा। और देखो गोवा है ना 30 मई 1987 को भारत का ये राज्य बना था, ठीक है। और एक चीज ये भी, ऑपरेशन विजय 1961 वाला, ठीक है, ऑपरेशन विजय 1961 है ना, ये गोवा से ही रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो, मैं जितने भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ ना, आप वो सारे याद रखें, और हो सके तो एक नोटबुक लेके बैठे और उसको लिख ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ नेपाल। नेपाल के साथ कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है। देखो गुजरात तो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपने जैसे इंडिया का मैप यहाँ देखा होगा, यहाँ पर है हमारा यूपी, यूपी के जस्ट ऊपर है नेपाल, ठीक है। तो देखो गुजरात हो नहीं सकता क्योंकि गुजरात ये यहाँ पर है, त्रिपुरा हो नहीं सकता क्योंकि ये इस साइड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक बच गया, और तेलंगाना ये नहीं हो सकता क्योंकि ये डाउन साइड है, ठीक है। तो देखो जो स्टेट यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, ये ही नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है नेपाल, सॉरी उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज क्यूक सिल्वर। क्यूक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखो क्यूक सिल्वर ये जाना जाता है मरकरी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, मरकरी, जिसको कि पारा भी बोला जाता है, ठीक है। तो मरकरी या पारा को ही क्यूक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और ये जो हमारा मरकरी होता है ना, वो हमारे रूम टेम्परेचर पर ना लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला एक मेटल है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे पाया जाने वाला लिक्विड फॉर्म में जो मेटल है वो है हमारा मरकरी या फिर पारा। अच्छा आपने कभी थर्मामीटर अगर देखा हो ना, तो थर्मामीटर जिससे कि हम अपना बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, तो उसके अंदर ना ये मरकरी ही भरा होता है, पारा, ये कुछ सिल्वर टाइप का होता है, ठीक है, और शाइनी टाइप का होता है। उसको अगर आप कभी पकड़ना चाहे, अगर जैसे कि कभी आपका थर्मामीटर टूट जाए और आप उसको पकड़ना चाहे, तो वो हाथ में नहीं आता है। इवन आप इसको जितने बार टच करेंगे ना, तो ये उतने ही पार्ट्स में डिवाइड होता जाएगा, पर ये आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। और शाइनी टाइप का होता है। अगर कभी आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप देखिए, अदरवाइज आपको वैसे ये सिर्फ इतना से याद रखना है, ठीक है, कि जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, वो कौन सा मेटल है, तो वो है हमारा पारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द सुंदरवन डेल्टा। देखो सुंदरवन डेल्टा ना कौन सी नदियों के बीच में है, तो देखो हमारे जो सुंदरवन डेल्टा है ना, ये है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। अब देखो जो सुंदरवन डेल्टा है ना, भारत और बांग्लादेश, यहां लिख दूं, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में स्थित ये वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। कौन सी नदियों के बीच में, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा यहाँ पे ये जो सुंदरवन डेल्टा है ना, यहाँ पे बहुत सारे सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से ही ना इसका नाम पड़ गया सुंदरवन। सुंदरवन यानी कि सुंदर सुंदर वन, ठीक है, हम जो वन बोलते हैं ना, वनवास वन, तो यही होता है हमारा सुंदरवन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुर सॉइल इज अनदर नेम फॉर डैश। देखो रेगुर सॉइल के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखो बहुत ज़्यादा एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो रेगुर सॉइल जो है ना, उसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो याद रखेंगे रेगुर सॉइल
ब्लैक सोइल यानी कि काली मिट्टी, या फिर कपासी मिट्टी। ठीक है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ लेगा। यहाँ लिखती हूँ कपासी मिट्टी, पूछ लेगा कपासी मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी को जाना जाता है, रेगुर सॉइल के नाम से कौन सी मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा जाने वाला। इवन नॉट फॉर एसएससी, कोई भी आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे तो ऐसे क्वेश्चन ये जरूर पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर इट्स फोक डांस कॉल्ड शोंडोल डांस। देखो शोंडोल डांस ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो देखो हमारा जो शोंडोल डांस है ये हमारे रिलेटेड हो जाएगा लद्दाख से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये शोंडोल डांस वाला। ठीक है, अब देखो क्या एडिशनल में थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें रिलेट कर लेते हैं लद्दाख से ही, क्योंकि लद्दाख का टॉपिक यहाँ पर आया है। तो देखो लद्दाख का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर ना एक हेमिस फेस्टिवल होता है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताती हूँ जो कि एग्जामिनर पूछता है या फिर पूछ सकता है, या फिर जो प्रीवियस ईयर में ना बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए हो। ठीक है, तो हेमिस फेस्टिवल तो रिपीट होता ही होता है। तो हेमिस फेस्टिवल में क्या होता है, इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, तो बेसिकली हेमिस फेस्टिवल में ये बताया गया है। और लद्दाख से एक और चीज़ें क्या याद रखें, तो लद्दाख हमारा ना सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, बना कब है ये, तो ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को बना है यह हमारा लद्दाख। ठीक है, तो इतना ही याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय मैरीकल्चर। तो देखो मैरीकल्चर ये होता क्या है, तो बेसिकली ना मैरीकल्चर को हम कह सकते हैं ये होता है हमारा समुद्री कृषि। ठीक है, मैरीकल्चर यहाँ लिख दूं मैं, समुद्री कृषि। ठीक है, अब देखो इसको समुद्री कृषि कहा जाता है और कभी कभी इसको समुद्री जलीय कृषि भी कहा जाता है। तो बेसिकली देखो इसके जो भी हमारे पॉइंट दे रखे हैं हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो फर्स्ट है हमारा, इट इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर। देखो समुद्री कृषि, समुद्र में कोई कृषि की जा रही है यानी पानी की भी बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर। ठीक है, सेकंड पढ़ लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मैसिव प्लांट्स एंड एनिमल। तो देखो समुद्री कृषि में क्या होता है ना कि बहुत ही बड़ी मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स इन सब का ही ये कल्टीवेशन इन्वॉल्व होता है, यानी कि हमारा जो सेकेंड है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट इज रिलेटेड टू वाटर बॉडीज हैविंग टाइडल इन्फ्लुएंस। देखो वाटर बॉडीज तो होता ही है क्योंकि ये यहाँ पे दे रखा है ना एक्वाकल्चर के बारे में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो मेरी कल्चर है इसके लिए जो हमने ये जो 3 पॉइंट्स पढ़े हैं ना ये तीनों ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इंडिया का कौन से स्टेट में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, मतलब सबसे लंबी तट रेखा है, तो देखो ये हमारा है ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो ये गुजरात का जो तट रेखा है ना इसकी लंबाई कितनी है टोटल, तो याद रखेंगे 1600 किलोमीटर है इस तट रेखा की लंबाई, इस कोस्ट लाइन की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल्स स्टेट्स अबाउट द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो देखो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना स्टेट में, यानी कि जो हमारा जो स्टेट में विधान परिषद होता है, तो उसके एबोलिशन, उसके उन्मूलन और क्रिएशन के लिए कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बता रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि रिलेटेड हो जाएगा हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के उन्मूलन और उसके निर्माण के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल देखो ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा आर्टिकल 169। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 169 रिलेटेड हो जाएगा एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स से। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में ही याद रखिए, ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने वाला, जो देखो आर्टिकल के क्वेश्चन होते हैं ना आप उसको सिर्फ एक लाइन में ही याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। देखो ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, ये किसने दिया था, जय जवान जय किसान का। तो देखो इसको दिया गया था
लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लाल बहादुर शास्त्री जी ये ना इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री। अच्छा, पहले कौन थे? अगर आपको पता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ तो लिखने में भी नहीं बनता। ठीक है, तो देखो लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री थे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि 1966 में इनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न इनको कब मिला है? 1966 में मरने के बाद। और इससे सम्मानित होने वाले ना ये पहले व्यक्ति भी थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट तुर्क टू इन्वेड इंडिया? तो देखो ऐसा पहला तुर्क कौन सा है जिसने भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो देखो भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क था ये मोहम्मद गजनी। ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है ना, ये मोहम्मद गजनी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब किया था वैसे आक्रमण? तो इसने आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन टेरिटरी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो यूनियन टेरिटरी के बारे में हमें बताता है? तो देखो पार्ट नंबर 8 हमारा रिलेटेड हो जाएगा यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें मैं पहले की बात करूँ ना तो पहले टोटल 22 पार्ट थे, पर अभी की मैं बात करूँ ना तो टोटल यहाँ पे 25 पार्ट है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही याद रखना है। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि हमारा जो हमारे संविधान सभा में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितनी फीमेल्स थी? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हालांकि चलो मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता ही देती हूँ कि यहाँ पे टोटल ना 15, एक मिनट में लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे टोटल ना 15 फीमेल्स थी, 15 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ना क्योंकि ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टोटल हमारे संविधान सभा में 15 फीमेल्स थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो किसी स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है ना उसको किसके द्वारा उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है? तो देखो कोई किसी भी स्टेट का जो एडवोकेट जनरल है ना उसको उसी स्टेट के गवर्नर यानी कि जो उस स्टेट का पर्टिकुलर राज्यपाल है उसके द्वारा ही हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरी सीरीज कैसी लगती है, पढ़ाया हुआ कैसा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या फिर करने वाला है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, सो थैंक यू।